हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT हिस्ट्री क्लास 7 के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय पहला है। यहां पर हम हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी किस देश से थे? यूनान, ईरान, अरब, मोरक्को। देखिए, अल इदरीसी जो थे वो अरब देश के निवासी थे और इन्होंने सबसे पहले 1154 में एक विश्व मानचित्र बनाया है और उस विश्व मानचित्र के भीतर इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को भी दर्शाने का प्रयास किया है। तो ये अल इदरीसी जो थे वो अरब देश से बिलोंग करते थे। तो यहाँ आंसर होगा पहले का सी। सेकंड क्वेश्चन है अब आपका, 18वीं सदी के आरंभ में गिलोम द लिस्ले ने अपने एटलस नूबो में भारतीय उपमहाद्वीप को स्पष्ट दर्शाया है। वह किस देश से संबंधित था? देखिए, यहाँ पर अल इदरीसी ने प्रयास किया था उस समय, यानी आप समझ सकते हैं 1154 में जो मानचित्र बनाया था वो इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं था। उसके कई सालों बाद यहाँ पर एक फ्रांसीसी मानचित्रकार और हुए हैं, गिलोम द लिस्ले। तो इन्होंने यहाँ पर एक मानचित्र तैयार किया है। इस मानचित्र में इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया है, दर्शाया है। और ये अल इदरीसी के बनाए हुए मानचित्र से ये वाला मानचित्र काफ़ी डिफर था, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को, जगहों को बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाया था। खास करके भारतीय उपमहाद्वीप को यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है। इसके साथ साथ उसने भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ जो नगर रहे थे, जैसे कन्नौज वगैरह है, कुछ और नगरों को यहाँ पर इंगित भी किया है इसमें। तो ये जो था ये फ्रांस का निवासी था और इसने अपना जो मानचित्र बनाया है वो 1120 में अपना ये मानचित्र विश्व का बनाया है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दर्शाया था। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर होगा आपका बी। तीसरा प्रश्न है आपका, कथन है और यहाँ पर कारण दिया हुआ है, यानी आपको बताना है। कथन है, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। कारण क्या है? यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। देखिए, यह एक स्वाभाविक बात है कि बहुत सारी शब्द, बहुत सारी शब्दावलियाँ जो आप वर्तमान में आज देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब ये स्टार्ट की गई थी तब इनका अर्थ वही था, नहीं, तब इनका अर्थ कुछ और था, लेकिन आज के समय में उनका अर्थ बदल गया है। तो ठीक उसी प्रकार से जो फारसी भाषा की बात की जाती है, अगर आप मध्य युग की फारसी की बात करें, देखिए आपकी जो क्लास 7 की किताब है, यहाँ पर मध्य युग की चर्चा की गई है और ये मध्य युग लगभग आपका 700 ईस्वी से स्टार्ट होकर, यानी लगभग ये 1750 ईस्वी तक यहाँ पर इसमें इसका कालक्रम बताया गया है कि इसमें इतने समय का आपको इतिहास क्लास 7 में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मध्य युग बोला जाता है, यानी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इसे मध्यकालीन इतिहास या मध्य युग का इतिहास ऐसा बोला जाता है, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ ये। तो ये आपकी किताब में, आपको इस क्लास 7 की किताब में आपको ये इतिहास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि हमारे यहाँ जो फारसी भाषा थी, आज से लगभग जो 700-800 साल पहले जो फारसी चलती थी, और उसमें उस समय उसकी जो लिखावट थी, बनावट थी, या फिर उसके जो शब्दों का अर्थ था, वही वो भाषा के जो शब्द हैं आज अगर आप उठाकर देखें तो उनके अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है। इसका रीजन बताया गया है। रीजन वही है कि व्याकरण शब्द भंडार में ही नहीं है, भिन्नता नहीं आई है, बल्कि यहाँ पर शब्दों के अर्थ भी समय के हिसाब से बदल गए हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का यहाँ पर सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका, वर्तमान समय में संपूर्ण देश के अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले हिंदुस्तान शब्द के मध्यकालीन अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मिन्हाज सिराज ने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत का समावेश भी हुआ इसमें। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हिंदुस्तान शब्द जो वर्तमान में आप देखते हैं, जो कि आप संपूर्ण देश के रूप में देखते हैं, यानी कि चाहे वो पूर्व से पश्चिम तक, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपके गुजरात से लेकर आप इधर आप पूर्वोत्तर में जाएं, यानी आप पूरा देखते हैं यहाँ पर। तो ये आप पूरे के संदर्भ में करते हैं, एक होल के संदर्भ में करते हैं, यानी कि संपूर्ण भारत के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आज से लगभग 700 साल पहले ये संपूर्ण भारत के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि कुछ प्रांतों के संदर्भ में किया जाता था। वो प्रांत जो कि
कभी किसी समय दिल्ली सल्तनत का हिस्सा थे, उन प्रांतों के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो 13वीं सदी में यहाँ पर फारसी के इतिहासकार हैं मिन्हाज-ए-सिराज, तो इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था और उनका आशय उस समय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के में स्थित जो इलाके हैं इनसे था। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर उसने इस शब्द का जो राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो वास्तव में किनके, दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो बी वाला कथन भी यहाँ पर सही है। देखिए मिन्हाज-ए-सिराज ये मध्य एशिया का निवासी था और ये इल्तुतमिश के समय नसीरुद्दीन कुबाचा के अभियान के दौरान ये भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक नसीरुद्दीन महमूद को सौंपी और सुल्तान बलबन ने इसे अपना काजी भी नियुक्त किया था। ये थोड़ा मिन्हाज-ए-सिराज का यहाँ पर परिचय है। सी वाला ऑप्शन है यहाँ पर सल्तनत के प्रसार के साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में मध्यकाल के दौरान ही, यहाँ पे ही शब्द और आएगा, मध्यकाल के दौरान ही दक्षिण भारत का समावेश भी हुआ। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर तो शुरुआत में इस शब्द का जो इस्तेमाल है केवल और केवल उत्तर भारत के कुछ इलाके जो कि दिल्ली सल्तनत का अंग थे उनके लिए इस्तेमाल होता था। दक्षिण भारत इसमें शामिल नहीं था। ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें दक्षिण भारत शामिल नहीं था। दक्षिण भारत को तो बहुत बाद में शामिल किया गया है। समझ रहे हैं आप? जैसे हिंदुस्तान का अर्थ तो आप पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आप गुजरात के जो यहाँ से लेकर आप जो आपका अरुणाचल प्रदेश तक लगाते हैं, तो पूरा जो आप लगाते हैं एक पूरे भारत के रूप में लगाते हैं, तो उस तरह से अर्थ नहीं था उसका। केवल कुछ इलाके जो थे यानी उत्तर भारत के कुछ इलाके जो कि दिल्ली सल्तनत का अंग थे उनके लिए केवल इस्तेमाल होता था। तो मध्यकाल के दौरान यहाँ पे दक्षिण भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। ये बिल्कुल सही है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक 14वीं सदी के कवि हुए हैं यहाँ पर जिनका नाम आपने सुना होगा, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने भी जैसा बाबर ने यहाँ पर प्रयोग किया था शब्द का, उसी तरह से अमीर खुसरो ने भी इसका अर्थ लगाया था। यानी अमीर खुसरो बाबर का जो अर्थ था लगभग समान था। तो आप देखेंगे कि जो हिंदुस्तान शब्द है पूरे भारत के लिए कई सालों बाद इस्तेमाल हुआ है। उस समय ये पूरे भारत के लिए नहीं था, केवल कुछ प्रांतों के लिए था जो कि दिल्ली सल्तनत के अंग थे। तो यहाँ पर चौथे का जो गलत ऑप्शन है वो है सी वाला। तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5 है अब आपका, मध्यकाल में प्रयुक्त होने वाले विदेशी शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा शब्द यहाँ पर सही है, यानी मध्यकाल में विदेशी किसे कहते थे। देखिए मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी होते थे। देखिए जैसे आज के समय में हम विदेशी शब्द का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जो भारत का नागरिक ना हो, अभारतीय हो, यानी विदेश किसी अन्य देश से आने वाला व्यक्ति हो, तो उसके लिए हम विदेशी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए भारत का नागरिक नहीं है, किसी और देश का नागरिक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। लेकिन अगर यही शब्द अगर हम मध्यकाल में ले जाएं तो मध्यकाल में ये विदेशी का मतलब ये होता था कि ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य गाँव में जा रहा हो और उस गाँव की ना तो संस्कृति का या समाज का अंग नहीं है, तो उसे विदेशी कहा जाता था। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है, एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी होते थे नहीं, वे एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यहाँ गलत लिखा हुआ है। यानी मान लीजिए एक गांव में रहने वाले अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के लोग हैं, तो वो विदेशी नहीं थे अपने आप के लिए, वो एक ही गाँव के थे, तो वो विदेशी नहीं माने जाते थे। जबकि यहाँ कहा है विदेशी माने नहीं, विदेशी नहीं कहे जाते थे। तो यहाँ केवल पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपका, मध्ययुग 700 से 1750 ईस्वी के ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यानी गलत कथन यहाँ पर कौन सा है ये आप बताएंगे। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में कागजों का उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित कर संग्रहालयों में रखते थे।
देखिए, अगर हम बात करें आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, आपके मन में ये बात तो आती होगी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मध्यकाल तक आते आते जो लोग लिखना पढ़ना थे बहुत अच्छे से समझ गए थे, और लिखने पढ़ने के लिए लोग क्या करते थे, अपने वृत्तांत वगैरह हैं, तो वो सब चीज़ें अभी यहाँ पर आपको प्रचलन में आने लगी थी। दूसरी बात ये थी कि मध्यकाल में हमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखने को ये मिलती है कि जो तमाम शासक हैं उन्होंने अपने इतिहासकार रखे हैं प्रॉपर उनका वर्णन लिखने के लिए, क्या क्या घटनाक्रम हुआ है उनके कालक्रम में, उन्होंने कब युद्ध लड़ा है, कब जीते हैं, कब हारे हैं, तो पूरा उन्होंने वृत्तांत तैयार करवाना स्टार्ट कर दिया है। और यही वृत्तांत हमारे लिए कह सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास को जानने का एक बहुत अच्छा कह सकते हैं साधन साबित हुआ। यानी आप प्राचीन इतिहास की तुलना में मध्यकालीन इतिहास का जो अध्ययन किया गया है वो बहुत स्पष्ट तरीके से किया गया है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो हमारे सामने सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य वगैरह ये सब तो है ही है, साथ साथ हमारे पास लिखित सामग्री की भी यहाँ पे प्रचुरता मिलती है। तो पहला वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बताया गया है कि इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है, क्योंकि लोग उस समय लिखना पढ़ने के प्रति यहाँ पर जागरूक हो गए थे। यानी आप जानेंगे जो मध्यकालीन शासक हैं वो लिखने पढ़ने के प्रति बहुत जागरूक हैं, साथ साथ उन्होंने अपने इतिहासकार रखे हैं, पूरा अपना इतिहास वर्णित करवाया है। तो इस वजह से हमें यहाँ का इतिहास बहुत स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए कागज का प्रयोग जब शुरू हो गया था और कागज का निर्माण की जो कला है भारत तक पहुंच गई थी, उसके बाद जो पांडुलिपियों को बनाने में या पांडुलिपियों को लिखने में जो दिक्कत आती थी कि भाई ताड़पत्र लाइए, पांडुलिपियों का संरक्षण कीजिए, उस तरह की दिक्कतें भी दूर हो गई, क्योंकि लोग कागज बनाना सीख चुके थे। और कागज जब बहुत ज़्यादा कागज का इस्तेमाल होने लगा तो कागजों की कीमतें भी कम हो गई। तो ऐसे में और जो व्यक्ति थे, यानी कि पहले तो केवल राजघरों में जो राजशाही होती थी वहीं पर लोग लिखते थे, ऐसे में फिर कुछ और आम लोग थे, कुछ आम कवि वगैरह थे, वो भी फिर लिखने लगे। तो ऐसे करके यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखन सामग्री की यहाँ पर मात्रा बढ़ती चली गई है। तो यहाँ पर सी वाला कथन भी यहाँ पर सही है। डी वाला कथन है कि धनी व्यक्ति, शासकजन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित कर संग्रहालयों में रखते थे। देखिए, एक बात ध्यान से सोचने वाली है कि पांडुलिपि वगैरह संग्रहालय में क्यों रखी जाएगी। संग्रहालय में तो क्या रखा जाता है, सिक्के वगैरह रखे जाते हैं, यानी भौतिक वस्तुएं जो आपकी हैं, खास करके किसी शासक से संबंधित जो उनकी भौतिक वस्तुएं, सिक्के हैं, उनके पोशाक हैं, उनका कोई मतलब मूर्ति वगैरह है, तलवारें वगैरह हैं, यानी जो भी उनका आयुध वगैरह जो रहा है, यानी कि हथियार जो उनके रहे, वो सब रखे जाते हैं। खास करके इनसे संबंधित जो भी वृत्तांत वगैरह है, जो भी इनके संबंधित लिखित चीज़ें जो होती हैं, वो पुस्तकालयों में रखी जाती हैं, लाइब्रेरी में रखी जाती हैं, या फिर अभिलेखागार जिन्हें बोला जाता है। यानी अभिलेखागार का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पुरानी पांडुलिपियां रखी जाती हैं उसे अभिलेखागार कहते हैं। तो या तो अभिलेखागार में रखा जाता है, यानी ऐसे स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं। ठीक है, तो ये संग्रहालयों में नहीं रखते थे बल्कि पुस्तकालयों में या फिर अभिलेखागारों में रखते थे। तो यहाँ पर डी वाला कथन असत्य है। तो यहाँ पर आंसर होगा छठवें का डी। सातवां प्रश्न है अब आपका, मध्य युग में पांडुलिपियों की प्रतिकृति यानी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है, उन दिनों छापेखाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियां की प्रतिकृति बनाते थे। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक पांडुलिपि की हूबहू प्रतिकृति लिख देते थे। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आज आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को अगर आप कॉपी करवानी है तुरंत गए फोटोस्टेट वाले के पास, 1 मिनट नहीं लगता है, आपकी कॉपी तैयार हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आज से 700-800 साल पहले क्या हुआ करता होगा। तो उस समय कोई कॉपी वगैरह तो नहीं होती थी, उस समय लोग हाथ से बनाते थे। यानी मान लीजिए हमें किसी मूल ग्रंथ की कॉपी तैयार करनी है, तो वहाँ पर जो भी नकल नवीस होते थे वो हाथ से तैयार करते थे। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है कि ये लोग हाथ से तैयार करते थे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर लिखी गई है कि प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक पांडुलिपि की हूबहू प्रतिकृति लिख देते थे। देखिए, ध्यान से सोचने वाली बात यह है, अगर हम वर्तमान में देखें और अपने साथ अपना देखें, जैसे जब हम लोगों ने स्टडी की है तो कई बार क्या होता था कि हम लोग स्कूल वगैरह मिस कर देते थे, किसी कारणवश नहीं जा पाते थे, तो अपने क्लासमेट वगैरह की कॉपी ले आते थे घर पर, उसके जरिए अपना काम पूरा करते थे। तो वहाँ पर आपने देखा होगा क्लासमेट की कॉपी में कुछ शब्द ऐसे होते थे जो समझ में नहीं आते थे हमें, तो हम क्या कर देते थे, उन्हें या तो छोड़ देते थे या फिर उनके स्थान पर कोई हम कुछ और शब्द लिख लेते थे। और कोई मान लीजिए शब्द वो सटीक नहीं बैठा तो उसका अर्थ अनर्थ भी हो सकता था हमारे लिए। ऐसा हुआ है, हम लोगों के साथ कई बार हुआ होगा। तो आप यही सोचिए, जब कोई ये नकल नवीस कोई पांडुलिपि का प्रतिकृति बना रहा हो और उसे मान लीजिए पांडुलिपि में कोई शब्द समझ में नहीं आए कि क्या लिखना है और उसकी जगह पर कुछ और शब्द लिख जाए, तो ऑब्वियस सी बात है पांडुलिपि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर वही होता था,
क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाता था। कई बार क्या होता था, नकल नबीस जो मूल पांडुलिपि है वहाँ पर ऐसे शब्द होते थे जो धुंधले होते थे या स्पष्ट नहीं होते थे, तो इन लोगों को भी उसका स्पष्ट पता नहीं चल पाता था, तो ये अपने हिसाब से उसमें कुछ शब्दों को रख देते थे। तो यहाँ पर ये कहना गलत हो जाएगा कि ये हूबहू प्रकृति लिख देते थे, नहीं, हूबहू नहीं होती थी, बल्कि उसमें अंतर आ जाता था। तो यहाँ पर इतिहासकार जब अध्ययन करते हैं तो इतिहासकारों को भी बड़ी दिक्कत होती है कि मूल पांडुलिपि कौन सी है, यानी वास्तव में इतनी सारी पांडुलिपियां हैं, इनमें से मूल कौन सी है। तो इतिहासकार क्या करते हैं, इतिहासकार कई सारे स्रोत जो होते हैं, कई सारी जो एक ही तथ्य से संबंधित पांडुलिपियां होती हैं, उनके अध्ययन करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, क्योंकि हर पांडुलिपि में कहीं ना कहीं बहुत सारे शब्दों का हेरफेर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर बी वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर है बी, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी किस शासक से संबंध रखते थे? ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। देखिए यहाँ पर अगर हम बात की जाए तो आपके इतिहासकार जो जियाउद्दीन बर्नी हैं, तो इन्होंने अपना एक वृतांत लिखा था, यानी एक वृतांत इन्होंने लिखा है, और ये वृतांत 1354 में इन्होंने अपना एक वृतांत लिखा है, और इसके ठीक 2 साल बाद इन्होंने संशोधित वृतांत 1356 में फिर से लिखा है। तो यहाँ पर इसके अर्थ में ये बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने अपनी कृतियों को दोबारा से लिखा है, उन्हें लगा है कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो दोबारा से इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी का नाम आया है। अब पूछा ये गया है कि जियाउद्दीन बर्नी किससे बिलोंग करते थे, यानी कौन से वंश से, यानी किस वंश के यहाँ ये काम करते थे, किस वंश के यहाँ ये रहे थे, ये पूछा गया है। तो ये जियाउद्दीन बर्नी जो थे, खास करके आप देखेंगे ये तुगलक वंश से बिलोंग करते थे, यानी तुगलक वंश के जो शासक थे उनके यहाँ ये जो थे यहाँ पर थे। ठीक है, तो यहाँ पर 8वें का आंसर होगा यहाँ पर सी। 9वां प्रश्न है अब आपका, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए, सूत की कताई के लिए, बारूद वाले हथियार बनाने के लिए, या धातु का सामान बनाने के लिए? देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके मध्यकाल तक आते आते यहाँ पर नई प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ है। तो ऐसे में हमने सिंचाई के साधनों का भी विकास किया है, सूत कताई के लिए हमने चरखे का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि बारूद वाले जो हथियार हैं, यानी आग्नेयास्त्र जिन्हें कहा जाता है, उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो रहट होती है, रहट आपने देखी ही होगी, खास करके कुओं पर लगाई जाती है ये, तो इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए, 9वें का ए। 10वां प्रश्न है अब आपका, मध्यकालीन समाज का सबसे महत्वपूर्ण समुदाय राजपूत समुदाय जो कि राजपुत्र से निकला है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है? 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो ब्राह्मण वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मध्यकाल के इतिहास में हमें यहाँ पर एक प्रबल समुदाय यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये समुदाय है राजपूत समुदाय, जो कि राजपुत्र से निकला हुआ है। तो खास करके ये 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये काफ़ी प्रबल रही है, इनकी शक्ति रही है, और ये अपने आप को क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे, ना कि ब्राह्मण वर्ण, यानी कि क्षत्रिय वर्ण के थे, ना कि ब्राह्मण वर्ण। तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो थे राजा, सामंत वर्ग, ये तो आते ही आते थे, साथ साथ सेनापति जो हैं, सैनिक हैं, ये सभी क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत रखे गए थे, और ये अपने आप को राजपुत्र या फिर राजपूत समुदाय का बताते थे। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। कवि और चारण, यानी जो इनकी जो है बिरदावली गाने वाले होते हैं, इनके बारे में यशगान करने वाले होते हैं व्यक्ति, तो कवि और चारण जो होते थे, तो ये राजपूतों की आचार संहिता, इनके प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का ये गुणगान करते थे। तो यहाँ तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर दूसरा तीसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका 10वें का बी, यानी कि केवल 2 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, मध्य युग के कृषक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है, पर्यावास में परिवर्तन होने के कारण वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। उन्हें कोई भी कर नहीं चुकाना पड़ता था, सिर्फ स्थानीय मालिक वर्ग की बेकार करनी पड़ती थी। देखिए यहाँ पर जो पर्यावास शब्द है, तो पर्यावास शब्द से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है, उससे पर्यावास का यहाँ पे अभिप्राय है।
आप देखेंगे जैसे जैसे राजशाहियाँ आई हैं, जैसे जैसे राजाओं का उदय होता गया है, तो वैसे वैसे आप देखेंगे उन्होंने अपना नियंत्रण बनाने का प्रयास किया है। और इसी प्रयास में जो भी जंगलों में रहने वाले लोग थे या फिर वनों में रहने वाले लोग थे, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो मजबूरी में वो लोग पहले जो घुमंतु जातियों के लोग थे, अब उन्हें एक जगह टिक कर रहना पड़ा है, खेती भी करनी पड़ी है, बाकायदा कर वगैरह भी देना पड़ा है, और अपनी राजा की कह सकते हैं गुलामी या बेगार वो भी करनी पड़ी है। तो पर्यावास में परिवर्तन होने के कारण वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, यानी प्रॉपर तरीके से किसान बन गए। खास करके जब ये किसान बने हैं, कृषक बने हैं, तो ये लोग क्या करते थे, ये इनके नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मठ, इन या फिर मंदिर वगैरह, इन सब से भी, यानी कि जो बाह्य संस्कृतियाँ थी, इनसे भी ये प्रभावित होने लगे हैं। थर्ड कथन है कि इन्हें कोई भी कर नहीं चुकाना पड़ता था। देखिए ये गलत है, इन्हें कर चुकाना पड़ता था, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अब ये कृषक बन चुके हैं तो इन्हें कर भी चुकाना पड़ता था। और जो भी इनके स्थानीय मालिक या मुखिया होते थे, उनके यहाँ बेगार भी करनी होती थी। बेगार का मतलब आप जानते होंगे, ऐसा श्रम जिसके लिए उन्हें कोई कह सकते हैं मेहनताना या फिर कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है, उसको बेगार कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला दूसरा कथन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर है आपका सी, केवल थर्ड। 12वां प्रश्न है आपका, मध्य युग की जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कथन कौन सा है। मध्य युग में लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा, लेकिन ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मध्य युग में जो जाति व्यवस्था है, इसका भी यहाँ पर बोलबाला हमें देखने को मिलता है। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अब लोग जातियों के साथ साथ उन जातियों के भीतर भी तमाम उपजातियाँ बन गई और उन उपजातियों में बांटे जाने लगे हैं। उनकी पृष्ठभूमि, व्यवसाय के आधार पर उन्हें हमने ऊंचा नीचा माना जाने लगा है। आपने सुना होगा किसी एक जाति के भीतर ही कई बार ये होता है कि भाई हम इनसे ऊपर हैं, वो हमसे नीचे आ जाते हैं। ऐसा होता है यहाँ पर तमाम जातियों में, यही होता है कि भाई हम ये वाले छत्री हैं, वो वाले छत्री हैं, हम ज़्यादा प्योर हैं, या फिर हम जो बहुत ज़्यादा ऊपरी पायदान पे माने जाते हैं छत्री वर्ग में। तो ऐसा भी आपने तमाम जगह सुना होगा। तो यहाँ पर वही जो चीज़ है, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह की जो परिस्थिति बना ली थी लोगों ने कि भाई हमारी जो स्टेटस है इस तरह का, वो परमानेंट नहीं था। वो डिपेंड करता था कि आपके पास कितनी पावर है, उस पर डिपेंड करता था। जरूरी नहीं है कि आपको आज आपने इन्होंने बता दिया कि आप इस उपजाति से हैं तो ये निचली जाति है, नहीं। कभी कभी क्या होता था, आपके हाथ में ज़्यादा पावर आ जाएगी तो आपका दर्जा चेंज भी हो जाएगा। तो किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर इसके दर्जे जो थे उनके बदलते रहते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में किसी जाति का अच्छा खासा बोलबाला है, हो सकता है वहाँ पर वो जो जाति है वो अपने आप को कह सकते हैं ऊंचा माने, लेकिन वही जाति कहीं अन्य प्रदेश में उसको नीचा माना जाता हो। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पे के 12 के जो कथन हैं सभी कथन सही हैं। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो 12वें का आंसर होगा यहाँ पर डी। 13वां प्रश्न है अब आपका, मध्य युग में अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। देखिए यहाँ पर कथन दिया हुआ है कि यहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर भी कुछ जाति पंचायतें कह सकते हैं उभर कर सामने आई थी, जो क्या करती थी कि अपने सजातीय जो समूह वर्ग है उसके व्यवहार को नियंत्रित रखने का प्रयास करती थी, उनके लिए नियम बनाती थी। तो यहाँ कथन बिल्कुल सही है। और नियमों का पालन कौन करवाता था? जो जाति के बड़े बुजुर्ग होते थे जिन्होंने ये नियम बनाए हैं, वो इनका पालन करवाते थे, दंडित भी करते थे। पंचायतें भी बैठती थी, जाति पंचायतें बैठती थी। तो इन्हें कुछ इलाकों में ऐसी पंचायतों को जाति पंचायत कहा जाता था। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 13वें का आंसर है यहाँ पर ए। 14वां प्रश्न है अब आपका, मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फे ममालिक अल अमसर में दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक के शासन का वर्णन दिया गया है? यानी कि ये एक मिस्र के ये जो है यहाँ पर हैं रचयिता हैं, मिस्र के एक लेखक हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो इसमें दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के भीतर आने वाला जो उनका साम्राज्य है, कौन कौन से छोटी छोटी रियासतें उनके में आ रही हैं, तो पूरा जिक्र इन्होंने किया है। तो ये किस शासक का जिक्र उन्होंने किया है वो यहाँ पर पूछा गया है।
देखिए यहाँ पर इन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके शासनकाल का यहाँ पर जिक्र किया है। उसके शासनकाल के दौरान कौन कौन से जो राज्य वगैरह जो उसके अंतर्गत आते थे, उसके अधीन थे, उसका पूरा वर्णन इन्होंने किया है। तो यहाँ पर 14वें का आंसर है यहाँ पर सी। और ये वर्णन इन्होंने अपनी जो रचना है इसमें ये वर्णन किया है। रचना का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मसालिक अल अवसर फिर ममालिक अल अमसर। तो यहाँ पर 14वें का आंसर होगा आपका सी। 15वां प्रश्न है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो आप वर्तमान में भाषा बोल रहे हैं आज से 400-500 साल पहले जो भाषा बोली जाती थी उससे थोड़ा सा डिफर है। यानी उस समय की जो बोली थी और आज की बोली में बहुत अंतर है। उस समय जो अर्थ थे, आज के जो अर्थ हैं उनमें भी अंतर है। तो सूची 1 में भाषा दी हुई है और सूची 2 में क्षेत्र पूछा गया है कि ये भाषा कहाँ कहाँ पर आपकी बोली जाती थी। देखिए बात करें आपकी सबसे पहले द्वार समुद्री की, तो द्वार समुद्री जो थी वो दक्षिणी कर्नाटक में बोली जाती थी। इसके अलावा द्वार समुद्री के अलावा यहाँ पर गौड़ी, देखिए गौड़ी जो थी वो आपके बंगाल प्रांत में बोली जाती थी, बंगाल वाले रीजन में बोली जाती थी। तो यहाँ पर बी का है पहला। इसके बाद आपकी बचती है फिर अवधी। अवधी को तो आप जानते ही हैं, पूर्वी यूपी में ही बोली जाती थी। महाबारी जो है आपकी, ये आपकी जो है यहाँ पर तमिलनाडु रीजन में बोली जाती थी। इसके अलावा आप देखेंगे एक और थी जिसका नाम था गुजरी। गुजरी आपके जो थी जो गुजरात वाले रीजन में बोली जाती थी, ठीक है। गुजरी जो थी गुजरात वाले रीजन में बोली जाती थी। और हिंदवी जो थी वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। यानी हिंदवी करके जो भाषा का स्वरूप था वो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर ये हिंदी भी बोली जाती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी 15वें का आंसर है आपका ए। यानी ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। तो यहाँ पर 4 1 2 3। तो यहाँ आंसर है 15वें का ए। 16वां प्रश्न है अब आपका, मध्यकाल में आए धार्मिक बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा गया है किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। इस काल में हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जैसे नए देवी देवताओं की पूजा हुई, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि ये भी देखने को मिलता है हमें। भक्ति की अवधारणा पर बल दिया गया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के द्वारा ही भक्त स्वयं पहुंच सकते थे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के संरक्षण के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं मध्यकाल में आपकी जो धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक मान्यताएं हैं, इनमें भी बदलाव आपको देखने को मिलता है। यानी इनमें भी हमें बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात ये थी कि यहाँ पर लोग जो दैविक तत्व वाली अवधारणा थी वो प्रबल हुई है। तो यहाँ पर किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित ये होता था। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण बदलाव भी आए। नए देवी देवताओं की पूजा स्टार्ट हुई, राजाओं के द्वारा तमाम मंदिरों का निर्माण करवाया गया, पुरोहितों को संरक्षण दिया गया, यहाँ पर उनकी महत्व बढ़ा, उनकी सत्ता भी बढ़ी। तो बी वाला कथन भी यहाँ सही है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर भक्ति मार्ग पर ज़्यादा बल दिया गया है, क्योंकि भक्ति मार्ग ऐसा माना जाता था कि भक्ति करने के लिए आपको किसी ब्राह्मण की या पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान का नाम लीजिए, अपने आप कह सकते हैं मोक्ष आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा हुआ, ठीक है, जय कृष्ण का नाम लीजिए। इस तरह की जो भक्ति मार्ग वाले, तो भक्ति मार्ग के लिए किसी कर्मकांड वगैरह किसी मतलब वेद पुराण कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप भगवान का नाम लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसी भक्ति मार्ग वाली ये परंपरा भी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो भक्ति की अवधारणा पे बल दिया गया है। इसमें ईश्वर की कल्पना एक प्रेमल इष्ट देवी देवता, यानी प्रेमल का मतलब क्या है, एक प्रेम के स्वरूप के रूप में, खास करके यहाँ पर कृष्ण भक्ति पर जो है सबसे ज़्यादा जोर इस समय दिया गया है। यानी आप देखेंगे मध्यकाल में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो कृष्ण की भक्ति पर दिया गया है, कृष्ण की लीलाओं पर दिया गया है। और इस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के द्वारा ही नहीं, इनके बिना ही, यानी कि इसके लिए जरूरी नहीं था कि पुजारियों के कर्मकांड हो, पुजारी यहाँ पर कोई अनुष्ठान करवाए तभी श्री कृष्ण की आराधना हो पाएगी, नहीं। तो इनके बिना ही, यानी इनके साथ नहीं, यानी इनके द्वारा नहीं, बल्कि इनके बिना ही ये लोग भक्त स्वयं पहुंच सकते थे। तो यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि पुजारियों के जो कर्मकांड हैं इनके द्वारा भक्त जो है अपने भगवान तक, इष्ट देव तक पहुंच सकते थे, नहीं। केवल भगवान का नाम लेना है साफ साफ सरल शब्दों में, और आप अपने आप भगवान के रास्ते पर या भगवान के घर पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपकी भक्ति मार्ग की अवधारणा थी। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के संरक्षण के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर भी ब्राह्मणों का आदर हुआ है। मध्यकाल में ब्राह्मणों की कोई उपेक्षा नहीं की हुई है, बल्कि उनको संरक्षण दिया गया है और उनको यहाँ पर बाकायदा पूरा सम्मान भी मिला है। यहाँ पर 16वां जो कथन है, 16वें का सी वाला कथन यहाँ असत्य है।
तो आंसर होगा 16वें का सी। 17वां प्रश्न है अब आपका, भारत में इस्लाम के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ असत्य है। पहला है, कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि इस्लाम के उदय के उपरांत लगभग 100 सालों के भीतर ही भीतर जो व्यापारी वगैरह थे, ठीक है, तो इनके जरिए ये धर्म जो है अपने भारत तक पहुंच गया है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये कुरान शरीफ इनकी पवित्र पुस्तक है, तो मुसलमान जो है कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं और केवल एक ईश्वर यानी केवल एक अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो ये भी सही है। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा कथन असत्य है। तो आंसर होगा यहाँ 17वें का डी। 18वां प्रश्न है अब आपका, मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म की मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो खलीफाओं को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। भारत में इस्लामी न्याय सिद्धांत के हनफी और शफी सिद्धांत मौजूद थे। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर खास करके जो इसमें भी यानी इस्लाम की अपना एक अलग न्याय सिद्धांत है, इसका धर्म सिद्धांत इसका और न्याय सिद्धांत अलग अलग है, और इनकी जैसे हिंदू धर्म में अलग व्याख्या की गई है तो वैसी इनकी व्याख्या अलग अलग की गई है। तो इनकी व्याख्या जो करने वाले होते हैं, इनके बारे में जानकारी देने वाले या इनको कह सकते हैं एक्सप्लेन करने वाले जो होते हैं, उनको उलेमा बोलते हैं। तो यहाँ पर कई शासक जो थे वो इस्लाम के और इसके विद्वान जो थे धर्मशास्त्री या न्यायशास्त्री यानी उलेमा, इनको संरक्षण देते थे। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए मुसलमानों में दो समुदाय हैं, एक शिया और सुन्नी। शिया जो थे वो आपके जो है मुसलमानों में जो पैगंबर साहब थे तो उनके दामाद जो थे अली, ये उनको मानते थे ना कि खलीफाओं को। ये अली के समर्थक थे ना कि खलीफाओं के। तो ये वाला बी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वहीं सुन्नी जो थे वो खलीफाओं के समर्थक थे, यानी सुन्नी जो थे वो खलीफाओं को अपना प्रमुख मानते थे ना कि यहाँ पर कह सकते हैं अली जी को। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। तो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले जो लोग थे वो खलीफा कहलाते थे, आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। तो सी वाला कथन सही है। भारत में इस्लामी न्याय सिद्धांत के हनफी और शफी सिद्धांत ये मौजूद थे, आज भी हैं। तो यहाँ पर डी वाला कथन सही है। यहाँ पे केवल बी वाला कथन गलत है, तो आंसर है आपका 18वें का बी। 19वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। देखिए यहाँ पर हम देखने को हमें मिलता है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, बहुत सारे लिखित अभिलेख आपका जो है यहाँ पर इसका प्रमाण देते हैं। यानी हमें प्राचीन भारत की तुलना में मध्य भारत का इतिहास जानने में बहुत आसानी होती है, और यहाँ पर जो भी अभिलेख मिले हैं वो हमें प्रामाणिक इतिहास की जानकारी देते हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ बताया गया है कि इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस समय केवल राजपूती उभर कर नहीं आए हैं, बल्कि मराठे, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, खास करके जो लिपिक या मुंशियों का काम करने वाली जातियां थीं, इन समूहों ने भी मध्यकाल में अच्छी खासी ख्याति प्राप्त की है। तो बी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि नए नए राजा आए हैं, तो नए नए राजाओं ने यहाँ पर क्या किया है, अपनी जो भी सीमाएं उनका विस्तार करने का प्रयास किया है। तो उन सीमाओं में पड़ने वाले जो वन संसाधन वगैरह थे उन पर कब्जा भी किया है। तो ऐसे में जो वनों में रहने वाली जातियाँ थी, जनजातियाँ थीं, उन्हें खासकर दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। तो यहाँ पर भी उन्हें अपनी ज़मीनों से खदेड़ दिया है या अपने घरों से उन्हें बाहर खदेड़ दिया है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। देखिए इसके बारे में वैसे तो आपको चैप्टर 2 से बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हल्का सा जिक्र किया गया है। तो ये डी वाला कथन बिल्कुल सही है। गयासुद्दीन बलबन जो था वो असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। यहाँ पर गलत कथन केवल आपका ए वाला कथन गलत है, तो यहाँ पर 19वें का आंसर होगा ए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, अक्सर आप लोग कमेंट करके पूछते हैं जो नए अभ्यर्थी हैं कि सर क्या ये आईएएस के लिए है या क्या ये पीसीएस के लिए है। देखिए आपको तो कंटेंट देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये कंटेंट इतना टफ और इतना जटिल कंटेंट नॉर्मल जो एग्जाम वाले जो होते हैं टीचर वो कभी नहीं बनाते हैं। यूपीएससी स्टैंडर्ड का ही कंटेंट आपके सामने रखा हुआ है और फिर भी कमेंट करके आप पूछ रहे हैं क्या सर ये आईएएस के लिए है या नहीं है। बड़ा सुन के आश्चर्य होता है। आपको तो एक बार में पहचान हो जानी चाहिए कि ये तो आईएएस का कंटेंट है। आप पेपर उठा के देख लीजिए यूपीएससी के, पता चल जाएगा आईएएस का है या नहीं है। तो आप इस तरह के सवाल करते हैं, कभी कभी मुझे हंसी आती है। तो इस तरह के सवाल ना कीजिए। आप खुद भी देखते होंगे, अगर आप एक जनरल वीडियो उठाकर देख लें, एनसीईआरटी का जनरल वीडियो किसी टीचर का उठाकर देख लें, तो संभवतः उसने 1 घंटे में पूरी किताब समाप्त कर दी है। और यहाँ पर आपका केवल एक चैप्टर का वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा का होता है, क्योंकि मैं एक चैप्टर के पूरे कोने को कवर करता हूँ। तो यही डिफरेंस है यहाँ के वीडियो में और अदर टीचर के वीडियो में। तो आपको यहाँ तय करना है कि आपको क्या पढ़ना है। 1 घंटे में आपको केवल खाना पूर्ति करनी है या फिर डीपली आपको तैयार करना है, ये आप पर निर्भर करता है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।